भारत के दिल में बसा एक शहर जहां सिर्फ लोहे को नहीं सपनों को भी आकार दिया जाता है। ये है भिलाई। साल 1955 जब यहां बना भिलाई स्टील प्लांट, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटा सा इलाका एक दिन पूरे देश की पहचान बन जाएगा और कहलाएगा मिनी इंडिया। रेलवे की पटरियों से लेकर भारत के बड़े बड़े पुलों तक भारत का स्टील आज भी देश को मजबूती देता है। लेकिन भिलाई सिर्फ इसके लिए नहीं जाना जाता। ये शहर है शिक्षा का, जहां हर साल हजारों सपने साकार होते हैं। ये शहर है खेल का, जहां के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचते हैं। ये शहर है संस्कृति का, जहां छत्तीसगढ़ी रंग, आधुनिक सोच और लोगों की सादगी एक साथ दिखाई देती है। यहाँ का मैत्री बाग बच्चों की मुस्कान है, सिविक सेंटर शहर की रौनक है और जयंती स्टेडियम यहाँ के जुनून की पहचान। भिलाई ने सिर्फ उद्योग नहीं बनाए, इसने लाखों लोगों का भविष्य बनाया है और कई बड़े चेहरे सामने लाए हैं। दिन में मशीनों की आवाज और रात में सपनों की चमक, यही है भिलाई की असली पहचान। एक शहर जो मेहनत से बना, एक शहर जो कभी नहीं रुकता। ये सिर्फ भिलाई नहीं बल्कि भारत की ताकत है। भिलाई की मिट्टी की खुशबू किसी के जहन से उतर ही नहीं सकती। भिलाई एक ऐसा शहर है जो सबके दिलों में बसता है। तो आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर भिलाई जो इतना बड़ा शहर बन चुका है, सारे लोग, विदेश के लोग भी इसे जानते हैं, आखिर इसका इतिहास क्या है, पहले भिलाई किस तरीके से था और आज भिलाई की दशा क्या हो चुकी है, भिलाई क्यों इतना खास हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूं आस्था तिवारी। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। 1955 वो दौर था जब सोवियत संघ और भारत सरकार के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ और भिलाई इस्पात संयंत्र को बनाया गया, यानी स्थापना हुई इसकी। जब से ये बना, भिलाई एक शहर बन गया, इतना डेवलप्ड शहर बन गया क्योंकि भिलाई इस्पात संयंत्र ने लोगों को रोजगार दिया। यहाँ पर दूर दूर से लोग काम करने के लिए आए, रशिया से भी इंजीनियर, साइंटिस्ट आए कि भिलाई इस्पात संयंत्र को अच्छे से स्थापित कर पाए। और फिर इस संयंत्र के कारण ये भिलाई शहर जो आप देख रहे हैं, इतना बड़ा, इतना डेवलप वो बन चुका है। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जब भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ, स्थापना हुई, उसके बाद से ये सेक्टर जो आपको दिख रहा है, सेक्टर 1, सेक्टर 2, ये सब बना। इसके अलावा अस्पताल बने और हर चीज का निर्माण होने लगा, जिसके बाद भिलाई शहर बना। भिलाई इस्पात संयंत्र में रेल की पटरियां बनती है, स्टील प्लेट्स बनते हैं जो कि बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भिलाई इस्पात संयंत्र के निर्माण के बाद से ही सब कुछ बदलने लगा। पहले का जो भिलाई था बेहद अलग था। आप विजुअल्स में देख पाएंगे कि किस तरीके से हुआ करता था। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है, भिलाई की दशा भी बदलते जा रही है, चीजें और ज्यादा बदल रही है। कुछ चीजें ऐसी है जो पुरानी ही अच्छी लगती थी, लेकिन अब कुछ चीजें ऐसी हो गई है जो नए भिलाई में लोगों को अच्छी लगने लगी है। बात जब बीएसपी की हो ही रही है, तो यहाँ पर कोई अंकल भी मौजूद हैं हमारे साथ, जो हमारे साथ चाय की चुस्की भी लेंगे और भिलाई के बारे में भी सब कुछ बताएंगे। अंकल नमस्कार। नमस्कार। आपका परिचय? परिचय LR साहू, आशीष नगर रिसाली में रहता हूँ। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर के रूप में भिलाई स्टील प्लांट से रिटायर हुआ हूँ। हाँ, लेकिन हम लोग जब ज्वाइन किए थे और ज्वाइन के बाद भी, रिटायरमेंट के पहले भी, मतलब मैं 2021 जुलाई में रिटायर हुआ, ठीक है ना। और उस समय भी भिलाई स्टील प्लांट की पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग थी। अच्छा। सभी में, चाहे आप प्रोडक्शन लो, चाहे प्रोडक्टिविटी लो, चाहे वेलफेयर लो, एम्प्लॉय की, सब में मतलब एक टॉप लेवल टच करता था भिलाई स्टील प्लांट। हाँ। सेल में तो बेसिकली 4 ही मुख्य प्लांट है, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई। ठीक है,
भिलाई हमेशा प्रॉफिट यूनिट रहा है, सारे यूनिट को सपोर्ट करते रहा है। राउरकेला दुर्गापुर जैसे यूनिट जो हमेशा एक लॉस यूनिट कहलाता था, जिसको भी मेकअप किया जाता था, लेकिन उस समय की जो सिस्टम थी, पूरा सेल ने सिस्टम जो एडॉप्ट किया था, चाहे वेलफेयर रूप में हो एम्प्लॉय का, चाहे ओवरऑल प्लांट के मतलब प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन के मामले में हो, तो सारा चीज एकदम बैलेंस था। अभी का जो मैनेजमेंट आया है, अच्छा। मैनेजमेंट के सामने अभी कोई पॉलिसी नहीं है, और इसमें सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, जो विशेषकर जो इस्पात मंत्री है, पता नहीं वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। ये लोग सिर्फ सब चीज को राजनीतिकरण कर रहे हैं। और भिलाई स्टील प्लांट आज मतलब इतना दर्दनाक लोगों के ये जो है पहुंच नहीं पाते। भिलाई स्टील प्लांट की मैनेजमेंट या जो पब्लिक जो रिपोर्टर होते हैं ना, यहाँ की जो रिटायर एम्प्लॉय की इतनी बदतर हालत है, इतनी बदतर हालत है कि बयान नहीं किया जा सकता। आज कैसे ये लोग मतलब लाइफ चला रहे हैं, अपने फैमिली को सर्वाइव कर रहे हैं, ये तो उनके तक पहुंचोगे तभी पता चलेगा। गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी ये करता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी आज है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, समय के हिसाब से प्राइवेटाइजेशन, हम उसका विरोध नहीं करते सेंट्रल गवर्नमेंट का प्राइवेटाइजेशन, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, उसके बाद लोगों को मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं। कभी इस पर केयर नहीं करते कि इन सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन किया, वहाँ की एम्प्लॉय का क्या हो रहा है, क्या वेलफेयर है, एक गवर्नमेंट नॉर्म में है कि नहीं। आज पूरा ठेकेदारी प्रथा शुरू हो रही है, मैनेजमेंट जो है तानाशाही शुरू हो गया है, मैनेजमेंट के सामने किसी के नहीं चलता। और आज हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त जो मान्यता प्राप्त यूनियन है, वो भी घुटने टेक देता है। उसका भी बहुत सीमा तक कहीं न कहीं क्या है, स्वार्थ जो है छुपा हुआ है। वो भी अपने स्वार्थ के लिए देखता है, 5 साल मेरे को सर्विस करना है, 4 साल करना है, 10 साल करना है, जैसे करके मेरा सर्विस चल जाए। ये आज लोगों की हाल है। और सुरक्षा के लिहाज से अब बीएसपी कैसा? सुरक्षा के लिहाज से आज क्या है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती ठेकेदारी प्रथा में, या एम्प्लॉय को भी प्रॉपर ट्रेनिंग, क्योंकि हर चीज में कटौती हो रहा है। और आज हमारी दुर्घटना जो है बढ़ते जा रही है, उसका किस प्रकार से कंपनसेशन करते नहीं है। एक कटौती मतलब मैनेजमेंट में सारा चीज का कटौती हो रहा है। रह गया सवाल रेसिडेंशियल, आज इतने 35,000 क्वार्टर है भिलाई स्टील प्लांट का, है ना। आज एम्प्लॉय हार्डली 10,500 से 11,000 है। ठीक है, ये 25,000 क्वार्टर, मैंने इनके पास कोई पॉलिसी नहीं उनके लिए, उसको क्या करेगा नहीं करेगा, किसी को डैमेज कर रहा है, किसी को अनऑथराइज्ड ऑक्यूपाई करा रहा है, उसमें मैनेजमेंट के भी आदमी है, यूनियन के भी आदमी है, बहुत से ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी जो है ऑक्यूपाई करके रखे हैं, वहाँ से हम इनका कोई रेवेन्यू भी नहीं आता। लेकिन एक रिटायर एम्प्लॉय जो 40 साल 35 साल अपने समय दिया है, अपना श्रम दिया है, अपना हर चीज़ न्यौछावर किया है भिलाई स्टील प्लांट में, वो आज रहने को मतलब मजबूर हो गया है रोड में रहने के लिए। उसको भगा रहा है, उनका सामान फेंक रहा है, उनको अनाप शनाप किराया वसूल कर रहा है। इनकी कहने का मतलब ये है, मैनेजमेंट का कोई पॉलिसी नहीं, इस 25,000 क्वार्टर को कैसे व्यवस्थित करे कि हमारा भिलाई स्टील प्लांट का रेवेन्यू बढ़े। ना गवर्नमेंट ध्यान दे रही इस पर, ना मैनेजमेंट ध्यान दे रही। और पहले के समय पे कैसा हुआ करता था? पहले सब ठीक था? पहले सब ठीक था, बराबर वेज रीजन होता था, जितने भी वेलफेयर स्कीम है पूरा रन करता था, इतना सेटिस्फैक्शन लेवल था यहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट का। लोग बोलते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी जो है काफ़ी सीधे साधे हैं, शांति प्रिय है। ये मैं इसके थोड़ा सी इसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूँ, आज लोग डरे हुए हैं। भिलाई स्टील प्लांट के कारण ही भिलाई को जाना जाता था, लेकिन अब व्यवस्था भी भिलाई स्टील प्लांट की किस तरीके से हो गई है, अंकल आप बताइए। भिलाई स्टील प्लांट की जो पॉलिसी है बहुत चेंज हो गया है। पहले क्या है कि कर्मचारियों को चाहे मैनेजमेंट हो पूरा उनकी वेलफेयर को ध्यान देती थी, आज की तारीख में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे क्लीनिंग हो टाउनशिप का, चाहे क्वार्टर्स हो, पूरा खंडहर पड़े हुए हैं, सेटेसिस पूरा क्वार्टर। और उसके बाद जो रिटेंशन का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का है। हाँ। आप न्यू चिलर वाला जानती होंगे, सबसे बड़ा मुद्दा वही है। वो मतलब उसका रेट जो है 24 रुपए स्क्वायर फुट कर दिया गया है ना, जो पहले 5 या 6 रुपए स्क्वायर फुट था। तो
उसके लिए करीब संघर्ष चल ही रहा है। उसमें पांडे जी भी इन्वॉल्व है, विजय बघेल भी है, सभी लोग इन्वॉल्व हैं। यानी ग्रोथ कुछ भी नहीं हाँ। हो रहा है, लेकिन चीजों को आप लोग के लिए मुश्किल किया जा रहा है बहुत। तो इस प्रकार से बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन में है आज की तारीख में भिलाई जो है पहले की अपेक्षा में। तो यही हम विराम करते हैं। एक मिनट, आप एक रिटायर्ड कर्मचारी है, तो आप बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। पहले आपको भिलाई कैसे लगता था और अभी तो बताया पहले की भिलाई बहुत, भिलाई स्टील प्लांट नहीं, भिलाई शहर की बात। भिलाई शहर भी बहुत चेंजेस हुआ है ना। पूरे मकान पूरा खंडहर में तब्दील हो गया है आज की तारीख में, है ना। वेलफेयर है ही नहीं है, सब कुछ हॉस्पिटल नहीं है ढंग का है, उसमें डॉक्टर नहीं है। यानी पहले ही व्यवस्थित था, अभी चीजें बिल्कुल बदल गई। पहले हम लोग जब भिलाई स्टील प्लांट में नियुक्ति हुए थे तो पहले का जो इतनी बढ़िया व्यवस्था था, इतनी शांति प्रिय व्यवस्था था, इतनी मतलब उन्नति प्रेरक ये था, संस्था था, व्यवस्था था। आज हम हमारे जो परिवार में उस समय जो थे, या हमारे समाज में जो थे, या हमारे गली मोहल्ले में थे, वो लोग बोलते थे फलाना का बेटा जो है भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी करता है। आज हम खुद दूसरों को सलाह देते हैं, न्यू जनरेशन को, भिलाई स्टील प्लांट नौकरी जब कहीं नहीं मिले तो करो। बाहर इससे लाख गुना अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी है, जिसमें हर प्रकार की सोशल सिक्योरिटी बना हुआ है। आज भिलाई स्टील प्लांट इतना निम्न स्तर, इसका इंडेक्स इतना डाउन हो गया कि आज हम गुलामी की जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जैसे तैसे जितना लाइफ बचा है हम बांट रहे हैं। तो जिस तरीके से आपने सुना कि अंकल ने कहा कि पहले जो बीएसपी में जॉब किया करते थे वो सर उठा कर जीते थे, लेकिन अब जो जॉब कर रहे हैं वो केवल मजबूरी में कर रहे हैं, उन्हें कॉलर नीचे करके जीना पड़ रहा है और वो केवल अपनी लाइफ काट रहे हैं। और लोग अब यहाँ डरते हैं आने के लिए, यहाँ नौकरी करने के लिए। तो ये समझ सकते हैं कि व्यवस्था, सुरक्षा किस ओर जा रही है। जिस बीएसपी के कारण भिलाई को जाना जाता था, उस बीएसपी का स्तर अब धीरे धीरे गिरता नजर आ रहा है। रशियन कॉम्प्लेक्स, इसके नाम में ही इसका इतिहास छुपा हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, 1955 में जब भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना हुई, भारत और सोवियत संघ के बीच दोस्ती हुई, तब रशिया के वैज्ञानिक, वहाँ के इंजीनियर्स यहाँ अपने फैमिली के साथ रहने के लिए आए और इसलिए इस क्षेत्र को रशियन कॉम्प्लेक्स का नाम दे दिया गया, क्योंकि वो यहाँ पर आए और वो यहाँ रहने लगे। और जैसे ही अभी अगर हम यहाँ की हालात देखते हैं, स्थिति देखते हैं, तो आप देख सकते हैं आज भी रशियन कॉम्प्लेक्स कितना खूबसूरत है। आज भी उसका इतिहास नहीं मिटा है, वहीं का वहीं है। इसलिए आज भी इस सोसाइटी को रशियन कॉम्प्लेक्स के नाम से ही जाना जाता है। बाकी आगे भी उसका इतिहास आप देख सकते हैं, जो बोर्ड में आप देख रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ की शुरुआत होती है, फिर आगे घर बने हुए हैं जहाँ लोग रहते हैं। अभी रशिया के लोग नहीं रहते हैं, अभी यही भिलाई वासी रहते हैं, लेकिन पहले उस समय की बात है जब रशिया के लोग यहाँ रहा करते थे। रशियन कॉम्प्लेक्स के अंदर हम आ चुके हैं और मैं जानना चाहूँगी आप लोग से, आप लोग यहीं रहते हो? हाँ। तो आप लोग को इतिहास पता है रशियन कॉम्प्लेक्स का? हाँ, ऐसा कुछ हुआ था कि जब इंडियंस को स्टील बनाना नहीं आता था तो रशिया से कुछ लोग भेजे गए थे यहीं भिलाई में, क्योंकि आयरन ओर बहुत है भिलाई में। तो रशिया से लोग भेजे गए थे यहाँ पर स्टील बनाना सिखाने के लिए, तो उनको रहने की जगह भी दी थी हमारे गवर्नमेंट ने। तो ये जो क्वार्टर्स है रशियन कॉम्प्लेक्स के, वहाँ पर रशियंस रहा करते थे। आप लोग को कैसा लगता है यहाँ पर? अच्छा लगता है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, तो बहुत मज़ा आता है। और समर्स में भी 2-3 डिग्री कम रहती है बाकी जगह से। अच्छा, ठंडा ठंडा रहता है। हाँ, ठीक। जब बात भिलाई की होगी तो बात मैत्री बाग की कैसे नहीं होगी। 1972 में मैत्री बाग की स्थापना हुई थी। ये इसलिए इतना फेमस हुआ क्योंकि भिलाई का एक लौता जू है ये, जहां अब तो आपको हर कुछ करने को मिलेगा, जैसे कि बोटिंग की सुविधा आपको मिल जाएगी, आपको जू में अलग अलग प्रकार के जानवर देखने को मिलेंगे, फाउंटेन शो होता रहता है, फ्लावर शो होता रहता है, मिनी ट्रेन यहाँ चलती है। तो हर
तरीके की चीज़ों को आप यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जब मैं पहले की बात बताऊं तो पहले ये ज़ू के नाम से ही फेमस हुआ करता था और जो बच्चों का जीवन है यही गुजरा करता था। स्कूल से पिकनिक आना होता था तो मैत्री बाग ही याद आता था। लेकिन आजकल तो जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही है, मॉडर्न दौर आ रहा है, उसी तरीके से लोग आजकल मॉल जाना पसंद करते हैं। भिलाई में तो सूर्या मॉल जो कि एक ही मॉल है, लेकिन अब बच्चे वहां जाकर टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, ना कि मैत्री बाग आकर। लेकिन अगर पूछा जाए उन लोगों से जिनके लिए मैत्री बाग में कई सारी मेमोरीज होती थी, वो आज भी इसे याद करके खुश हो जाते हैं। बात भिलाई के इतिहास की हो रही है तो इसमें भिलाई के सेक्टर 9 हॉस्पिटल का नाम भी शुमार है, जिसे जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। ये भिलाई का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और इसकी स्थापना भी तभी हुई जब बीएसपी बना। वहाँ के कर्मचारियों को मुफ्त में इलाज मिलता है, वहाँ के कर्मचारी हो, उनका परिवार हो, सबका निःशुल्क इलाज किया जाता है। और इस सरकारी अस्पताल की बातें दूर दूर तक हुआ करती थी। भिलाई में पहले नाम सिर्फ सेक्टर 9 हॉस्पिटल का आया करता था। जब किसी की भी तबीयत खराब हो जाती थी, किसी को भी डर लगता था कि आखिर इलाज कहाँ से कराए, तब इस हॉस्पिटल का नाम सबके जुबान पर रहता था। लेकिन अब जैसे जैसे समय बदलते जा रहा है, वैसे वैसे हॉस्पिटल्स भी और ज़्यादा बन चुके हैं और लोग ऐसा मानने लगे हैं कि अब यहाँ सुविधाएं भी कम हो चुकी है। अब बात कर रहे हैं सेक्टर 9 हॉस्पिटल की, तो चलिए बात करते हैं सेक्टर 9 हनुमान मंदिर की भी। आइए, भिलाई के प्रमुख धार्मिक स्थलों की अगर बात की जाए तो उसमें सेक्टर 9 हनुमान मंदिर का नाम सबसे पहले आता है, जहां खुद संकट मोचन विराजमान है। आपको बता दें, एक बार बहुत पुरानी ये बात है कि हनुमान जी की मूर्ति को यहाँ से हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन हनुमान जी ने तो यहाँ रहने का मन बना लिया था। और लोग ये मानते हैं, वो बताते हैं कि जब भी वो यहाँ आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और हनुमान जी साक्षात यहाँ विराजमान है। भिलाई वासियों के मन में आस्था बहुत ज़्यादा है और ये वो जगह है जहां लोग आना पसंद करते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे की भीड़। आपको बताना चाहूँगी, आज 2 अप्रैल है, यानी हनुमान जयंती है। आप तक वीडियो कब तक पहुँचेगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब इस वीडियो में हम हर चीज़ कवर कर रहे हैं तो हम भिलाई के इस मंदिर को कैसे छोड़ देते, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जन सैलाब आज पहुँची हुई है। और कोई भी विशेष पर्व होता है, चाहे वो नया साल हो या फिर हनुमान जयंती हो, रामनवमी हो, ऐसे पर्व में लोग हनुमान जी के इस मंदिर में ज़रूर आते हैं मत्था टेकने के लिए। और वो ये भी मानते हैं कि ये जो मंदिर है चमत्कार से भरा हुआ ये मंदिर है। तो चलिए थोड़ी सी बातचीत इनसे करते हैं कि क्या इनके भाव है इस मंदिर को लेकर। आंटी, कहाँ से आए हैं? हम लोग भिलाई से आए। अच्छा, यहीं रहते हैं। हनुमान जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके क्या भाव है इस मंदिर को लेकर? बस हमारी मनोकामना पूरा कर दे भगवान शंकर। हुई है आपकी मनोकामना पूरी? मानते हैं आप? हाँ, मानते हैं। हर साल आते हैं आप? नहीं, पहली बार आए। अच्छा, पहली बार आए। हाँ। अच्छा, बहुत दिन से तो इच्छा थी लेकिन कभी आए नहीं थे। हाँ। आज पहली बार आप आए। भिलाई में कितने सालों से रह रहे हैं? मतलब हमारा गांव जामुल है, तो जामुल अच्छा। कोई बताते ना तो किसी को पता नहीं रहते, तो हम लोग भिलाई बताते उसको। अच्छा अच्छा। हाँ, जामुल में हम लोग 20 साल से हैं। 20 साल में आप पहली बार यहाँ तक पहुँची? हाँ, हाँ। ठीक। आज भगवान ने बुलाया तो हाँ। आगे। हाँ हाँ। यहाँ भी हो। आंटी, हाँ जी, हनुमान जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। हाँ, आप मंदिर रेगुलर आती रहती हैं? हाँ, क्या भाव है आपके इस मंदिर को लेकर? अपना एक भाव है, बहुत पुराना है ना। हाँ, बहुत ही पुराना है ये। 58 है, 58 से बना हुआ है ये मंदिर है। बहुत ही पुराना है। इसको कितने बार तोड़ने का कोशिश भी किए थे बीएसपी की तरफ से, मगर नहीं तोड़ पाए कोई। हाँ, क्योंकि ये इसमें बहुत सत्य है। हाँ, साक्षात भगवान साक्षात यहाँ है। भगवान, साक्षात हनुमान जी है। आपकी कोई मनोकामना ऐसी जो पूरी हुई 2 बार हुई है पूरी। हुई है? हाँ, हाँ। तो आप हर साल आती हैं? हर साल नहीं, हर महीने में आते हैं। 2 सैटरडे को आते हैं और ट्यूसडे को आते हैं। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वैसा मंदिर है जो भिलाई के हर लोग इस मंदिर के बारे में जानते हैं, इसकी मान्यताओं के बारे में जानते हैं, यहाँ की कहानियों को जानते हैं और यहाँ भगवान के दर्शन के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि कहते हैं कि ये जो मंदिर है वो चमत्कारी है और यहाँ आने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। शिरडी वाले
साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। जिस प्रकार भक्तजन महाराष्ट्र के शिरडी में बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार भिलाई वासी सेक्टर 6 के शिरडी साईं बाबा के मंदिर में आते हैं बाबा के दर्शन के लिए। और जो भी यहाँ आते हैं वो बाबा के दरबार से खाली हाथ वापस नहीं जाते, बल्कि गुरुवार को यहाँ बहुत भीड़ रहती है। सारे भक्त बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, विशेष आरती पूजन भी यहाँ पर होता है। और ये भिलाई का सबसे पुराना मंदिर है और लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। भिलाई के सेक्टर 6 में विराजमान है डोंगरगढ़ वासिनी माँ बमलेश्वरी भी। यहाँ की उनकी मूर्ति स्वयंभू है, यानी स्वयं प्रकट हुई है। और लोग कहते हैं जब भी वो यहाँ आते हैं उनकी सारी मन्नतें पूरी होती है। खास करके नवरात्रि के दौरान यहाँ इतनी भीड़ होती है कि हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग दर्शन के लिए आते हैं और लाइन दूर दूर तक लगी रहती है। जय माता दी। ज़रा रुकिए, सफ़र यही ख़त्म नहीं होता। हम आपको आगे भिलाई के रेलवे स्टेशन का बदलता हुआ स्वरूप दिखाएंगे, भिलाई के IIT को करीब से दिखाएंगे और भिलाई के जो बड़े चेहरे हैं जो निकल कर सामने आए हैं उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। तो इसके लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, यानी CG भास्कर के साथ।